हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप अच्छे से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली इनकम टैक्स को हम लोग सब्जेक्ट का नाम जो बोलते हैं इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स है। तो लॉ का मतलब होता है उसमें दिमाग नहीं लगाना, केवल आपको रूल याद रहने चाहिए। जो आपको रूल्स याद हैं तो उन रूल्स को अप्लाई करते हुए आप आगे इजीली बढ़ सकते हो, फिर इससे इजी सब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन इन केस रूल्स आप स्किप करते हो तो प्रॉब्लम आती है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आपका ये थर्ड लेक्चर है। अभी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं कि पूरा टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का हमारा पूरा फॉर्मेट क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी का। और हम कवर कर चुके हैं कि उस फॉर्मेट के अंदर जो वेरी फर्स्ट स्टेप था ग्रॉस एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन, वो हम अपने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में कवर कर चुके हैं। नेट एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। और हम ट्रीटमेंट सीख चुके हैं कि अनरियलाइज्ड रेंट और वैकेंसी पीरियड अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो उस सवाल को हम कैसे करेंगे, दैट ऑल्सो वी हैव लर्नड सो फार। अभी उसी सीक्वेंस में आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो प्रीसीडिंग लेक्चर को आप कवर करिए, फिर आगे बढ़िए। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 3 आज का जो पर्पस है वो ये है कि आप सीखें कि हाउस प्रॉपर्टी है, मेरा मकान है, राइट। अब उसको मैं दो तरीके से किराए पर उठा सकता हूँ, या मैंने दो सिचुएशन में उसको किराए पर उठाया हुआ है, और उस सिचुएशन में सवाल कैसे सोल्व होगा। पहली कंडीशन तो ये है, मैं उसको लेट आउट कर रहा हूँ लेकिन थ्रू आउट द ईयर नहीं कर रहा, ईयर के कुछ पोर्शन के लिए कर रहा हूँ। जैसे 3 महीने के लिए मैंने उसको लेट आउट किया, या 5 महीने के लिए मैंने उसको लेट आउट किया, मतलब पूरे 12 महीने मैंने उसको लेट आउट नहीं किया, 12 महीने से कम टाइम के लिए लेट आउट किया। तो उस कंडीशन में टैक्सेबल इनकम उस हाउस प्रॉपर्टी की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सीखेंगे। तो ये तो हो गई पहली बात कि हम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हैं पोर्शन ऑफ द ईयर के लिए, पूरे 12 महीने के लिए नहीं, राइट। दूसरी कंडीशन है, जब हम हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहे हैं उसके डिफरेंट पोर्शंस हैं, 1/4 पोर्शन, हाफ पोर्शन, राइट। तो उसका कुछ पोर्शन हम रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ पोर्शन हम किराए पे उठा रहे हैं, कुछ पोर्शन हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके के सवाल हमारे हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में मतलब इन दोनों कंडीशन को कवर करते हुए कोई सवाल हमारे सामने हो तो कैसे सोल्व होगा। तो सपोज आपके पास दो हाउस हैं, हाउस ए एंड हाउस बी, और आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है हाउस ए की कि म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 और हाउस बी का म्यूनिसिपल वैल्यू 45,000। फेयर रेंट हाउस ए का आपके पास में दिया है सपोज 55,000 एंड इसका दिया है 50,000। स्टैंडर्ड रेंट आपको हाउस ए का नहीं दिया है, हाउस बी का दिया है 65,000। और फिर इसके बाद रेंट रिसीव्ड दे रखा है, रेंट रिसीव्ड। अब मान लीजिए इसका हाउस ए का रेंट दे रखा है 54,000, ये 9 मंथ्स का दे रखा है। और हाउस बी का जो आपको एक्चुअल रेंट दे रखा है, सपोज एक्चुअल रेंट एनुअल पर एनम, एक साल का लिख देता हूं मैं यहां पर, दैट इज 72,000, राइट। अभी आगे सवाल दे रखा है कि म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड, म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड, दैट इज 7,000 फॉर हाउस ए एंड इसके लिए हमने दिया है एट द रेट 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, राइट। ये है। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास है सवाल में
कि जो हाउस बी है हैज 3 different portions, 3 different portions, मतलब हाउस बी है उसके 3 डिफरेंट पोर्शन हैं ऑफ इक्वल साइज, उनके साइज इक्वल है। 1/3 पोर्शन is let out at the rate 3,000 per month throughout the year, और other 1/3 portion is used for own residence, remaining portion is used for business। थोड़ा बात को ढंग से समझें, बात क्या हो रही है, क्यों ये सवाल बनाया है भाई। पहली बात, हाउस ए है जिसका म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट हमारे पास है, रेंट रिसीव्ड हमारे पास है, रेंट रिसीव्ड हुआ है 9 मंथ्स का, मतलब हमने उसको किराए पर उठाया है केवल 9 महीने के लिए, पूरे साल के लिए नहीं, राइट। और फिर आपके पास म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया है। तो हाउस ए जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है उससे हमें ये कंडीशन नंबर 1 समझनी है कि हमने हाउस ए को पूरे साल के लिए किराए पर नहीं उठाया, केवल 9 मंथ्स के लिए किराए पर उठाया, राइट। अब बात ये है कि यहाँ पर हम जो एक्चुअल रेंट लेंगे, राइट, वो 54,000 रुपीज़ लेंगे। क्लियर। रेंट रिसीव्ड और एनुअल रेंट में डिफरेंस होता है। एनुअल रेंट मतलब पूरे साल का रेंट होता है। अगर वो पूरे साल के लिए किराए पर उठाया है और सामने वाले ने, टेनेंट ने पूरे साल का रेंट आपको दिया है, तो एनुअल रेंट और रेंट रिसीव्ड सेम अमाउंट होगा। क्लियर। अब यहां पर लेकिन आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है 9 मंथ्स का, तो इसका मतलब हो गया कि पर मंथ आपका रेंट हो गया 6,000 रुपीज। 54,000 डिवाइड बाय 9 कितना हो गया, 6,000 रुपीज। अगर मैं आपसे यहां पर एनुअल रेंट पूछूंगा तो दैट शेल बी 6,000 इंटू 12, 72,000 रुपीज। क्लियर। यहां पर समझने वाली चीज ये है कि हमने पोर्शन ऑफ द ईयर के लिए किराए पर उठाया, उसे पूरे साल के लिए किराए पर नहीं उठाया है। तो हम सवाल में इसको लेट आउट ही सोल्व करेंगे। कोई मुझसे कहे सर 9 महीने किराए पर उठाया है तो पूरे साल तो किराए पर नहीं उठाया। अब यहां पर एक और मैं बात आपको समझा दूं, अगर ये सेम हाउस ए आपने 9 मंथ के लिए तो किराए पर उठा दिया और बचे हुए 3 महीने आप खुद रहे इसमें, राइट, बचे हुए 3 महीने आप खुद रहे, तब भी इसको आप ऐसे सोल्व करोगे कि लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, राइट, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। दोबारा सुनो इस बात को, क्या मैं बोल रहा हूं। 9 मंथ्स आपने किराए पर उठा दिया और 3 मंथ्स आप खुद रहे, तब भी उस सवाल को आपको ऐसे सोल्व करना है कि वो लेट आउट हुआ है थ्रू आउट द ईयर, और वहां पर एक्चुअल रेंट की जगह पर आप 9 मंथ्स का रेंट लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक और कंडीशन समझो कि अगर इसी सवाल में मैं ऐसा कर दूं कि मैं इस हाउस ए को केवल 1 महीने के लिए किराए पर उठाऊं, राइट, तो मुझे 1 महीने का रेंट रिसीव्ड होगा 6,000 रुपीज, और बचे हुए 11 महीने में खुद रहने के लिए यूज करूं, तब भी इस सवाल को लेट आउट ही सोल्व किया जाएगा, और जो एक्चुअल रेंट वहां पर यूज किया जाएगा सवाल में सॉल्यूशन के लिए, वो एक्चुअल रेंट होगा 1 मंथ का रेंट। ये बात समझने लायक है। क्लियर। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, इन शॉर्ट हम कहेंगे अगर आपने मकान को पोर्शन ऑफ द ईयर, पोर्शन ऑफ द हाउस अलग चीज है, पोर्शन ऑफ द ईयर अलग चीज है,
मतलब 12 महीने में से कुछ टाइम आप किराए पे उठा रहे हो, कुछ टाइम आप खुद रहने के लिए यूज कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में उसको हम पूरे साल लेट आउट के तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा पहला पॉइंट है। और जितने भी मंथ का रेंट आपको मिला है उतने मंथ का रेंट हम एक्चुअल रेंट में यूज करेंगे। तो पहले हाउस ए यूज करते हैं, हाउस ए सोल्व करते हैं। ये हाउस बी की इंफॉर्मेशन है, हाउस बी की एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैंने बनाई है। ठीक है। हाउस ए की एक बात आप देखो, तो ये बात तो ठीक है कि हमने उसे 9 मंथ्स के लिए किराए पर उठाया है, मतलब फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल किराए पर नहीं उठाया है, राइट। और दूसरी बात यह है कि इसमें स्टैंडर्ड रेंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब भी स्टैंडर्ड रेंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो उसे हम मानते हैं कि रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप सवाल को कैसे करोगे थोड़ा समझ लो। तो आपको इसमें कंप्यूट करनी है, सपोज टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फॉर हाउस ए एंड हाउस बी, दोनों हाउस की आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। अभी अपन सॉल्यूशन करते हैं एक एक करके। फॉर हाउस ए सबसे पहला काम हमारा क्या है, जीएवी डिटरमाइन करने का। तो हमारा वर्किंग नोट चलेगा इसमें जीएवी के लिए, हायर ऑफ एमवी एफआर एंड एआर, ये हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा, हायर ऑफ एमवी एफआर एंड एआर। क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड रेंट तो है ही नहीं, रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। जब भी रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट का हायर हम ले लेते हैं। ठीक है जी। तो 50,000, फेयर रेंट कितना है 55,000 और एक्चुअल रेंट कितना है 54,000। तो जीएवी कितना हो गया तीनों में ज्यादा 55,000। क्लियर है बात। अब इसमें से आप लेस करो जो भी म्युनिसिपल टैक्स आपने एक्चुअल में पे किया, कितना पे किया 7,000 म्युनिसिपल टैक्स पेड, रेस्ट कितना रह गया 48,000। क्या कहलाएगा ये, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है। इसमें से लेस आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है एक जो आपको लेस करनी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है, नेट एनुअल वैल्यू का 30%। सुन लो दोबारा, नेट एनुअल वैल्यू का 30%। तो 48,000 का 30% आप लेस कर दीजिए, 30% ऑफ NAV, स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। 48,000 का 30% कैलकुलेट करो, 30% कैलकुलेट किया 14,400। व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट, $33,600। ये आपकी हाउस ए की टैक्सेबल इनकम आ गई। ठीक है। अगर आंसर प्लस में आता है तो हम उसे इनकम मानते हैं, माइनस में आता है तो लॉस मानते हैं हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, माइनस में भी आ सकता है। अभी हम हाउस बी की सोल्व करते हैं। फॉर हाउस बी, हाउस बी के बारे में थोड़ा ढंग से समझें। हाउस ए ने हमें समझाया पहला पॉइंट कि हमने मकान को पूरे साल किराए पर नहीं उठाया, पूरे साल से कम टाइम के लिए किराए पर उठाया, चाहे तो 9 महीने के लिए उठाया, 15 दिन के लिए उठाया, 1 महीने के लिए उठाया, जितने भी दिन के लिए उठाया, और आपको जो रेंट मिला एक्चुअल में उसको हम कंसीडर करेंगे एक्चुअल रेंट की जगह पर, राइट। और पूरा सवाल सोल्व होगा जैसे हम लेट आउट करते हैं उस तरीके से, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू पूरा लेंगे, फेयर रेंट पूरा लेंगे, एक्चुअल रेंट जितना आपको रिसीव हुआ वो ले लेंगे, तीनों में कंपेयर कर लेंगे। अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया होता तो हम रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल के तरीके से करते, वो हमारा हाउस बी में आ जाएगा। तो हाउस ए से हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कुछ पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी का हमने किराए पर उठाया है, पूरा पोर्शन किराए पर नहीं उठाया है। ठीक है। तो एक्चुअली जैसे 3 मंजिल का मकान है, 3 स्टोरीज हैं, और हर स्टोरी उसकी इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट है,
नीचे भी रहा जा सकता है, ऊपर भी रह सकता है, थर्ड फ्लोर पे भी रहा जा सकता है। अब डिपेंड करता है आप कौन सा पोर्शन रहने के लिए यूज़ कर रहे हो, कौन सा किराए पे उठा रहे हो, अननेसेसरी, या फिर पूरा ही रहने के लिए यूज़ कर रहे हो या पूरा किराए पे उठा रहे हो, आपकी चॉइस है, कंपल्शन कुछ नहीं है। लेकिन जैसा आप करोगे उसका ट्रीटमेंट आपको रिटर्न फाइल करते हुए अपनी इनकम का शो करना होगा, राइट। तो यहाँ पर बात क्या आ रही है कि जो हाउस बी है उसमें 3 रेजिडेंशियल पोर्शन है। 1/3 का मतलब ऐसा नहीं है कि साहब एक ही कमरा है, एक लेटरिन है, एक बाथरूम है तो उसके 3 पोर्शन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, राइट। पोर्शन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल पोर्शन, जहां पर रहा जा सकता है, राइट। एक फैमिली वहां पर रह सकती है पूरे पोर्शन में। वो जरूरी नहीं है कि फ्लोर्स पे ही हो, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। हो सकता है कि आपका जो है 750 गज का मकान है, 250 गज के 3 रेजिडेंशियल पोर्शन है नीचे ही अलग अलग सेपरेट बने हुए हैं, राइट। तो वहां पर सेपरेट इंडिविजुअली फैमिली रखी जा सकती है या वो रह सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके खुद के घर के फैमिली मेंबर्स अलग अलग फैमिली रह रही हैं या फिर आप किसी को लेट आउट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी हमारा जो पॉइंट है समझने का, दैट इज ओनली दिस, कि आपका जो बड़ा मकान है उसके 3 इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल पोर्शन है, राइट। तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएंगे। अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि साहब एक रेजिडेंशियल पोर्शन तो आपका 2/3 पोर्शन है, बचा हुआ 1/3, मतलब 2 ही पोर्शन है, एक पोर्शन बड़ा है, राइट। नीचे 2 BHK है, वो 2/3 पोर्शन हो गया, ऊपर 1 BHK है तो 1/3 पोर्शन हो गया। इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब आप समझोगे कैसे, जो सवाल में इंफॉर्मेशन दी हो वैसे। अब जैसे इस सवाल में आपको बता रखा है कि 1/3 1/3 1/3 3 पोर्शन है, तो कैसे सोल्व करेंगे सवाल, इसको देखते हैं, ठीक है। तो हाउस बी में उन्होंने हमें म्यूनिसिपल वैल्यू दिया मकान का 45,000, फेयर रेंट दिया 50,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया 65,000, रेंट आपका जो है 72,000 दिया है पूरे साल का, क्लियर। ये तब है कि पूरा मकान अगर आप किराए पर उठाओगे, तब पूरा जो हाउस बी है उसको अगर आप किराए पर उठाओगे तो आपको 6,000 पर मंथ के हिसाब से 72,000 साल के मिल जाने चाहिए, राइट। तो ये पर एनम लिखा है, इसके लिए रिसीव्ड एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है कि म्यूनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड, यहाँ पर पेड लिखा है, इसका अमाउंट दिया था, यहाँ पर पेड में अमाउंट नहीं दिया है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि 10% म्यूनिसिपल वैल्यू का एक्चुअली हमने पे कर दिया, ठीक है। हम ये मान लेंगे कि 10% एक्चुअली पे कर दिया, ठीक है। अब आते हैं नीचे की एडिशनल इंफॉर्मेशन पे हाउस बी के लिए। हाउस बी के 3 रेजिडेंशियल पोर्शन है इक्वल साइज के। इक्वल साइज का मतलब होता है 1/3 1/3 1/3। 4 रेजिडेंशियल पोर्शन होंगे तो 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। या फिर वो ऐसे कह सकता है कि 2 रेजिडेंशियल पोर्शन है, 2/3 1/3, एक बड़ा एक छोटा, या फिर 3/4 1/4, इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन वो दे देगा। तो यहाँ पर तो 3 है, 1/3 1/3 1/3। तो यहाँ लिखा है कि 1/3 पोर्शन को उन्होंने 3,000 रुपये महीने पे किराए पे उठाया। पूरा मकान उठाते तो 6,000 रुपये महीने पे उठता, लेकिन उन्होंने 1/3 पोर्शन को किराए पे उठाया 3,000 रुपये महीने के हिसाब से, ठीक है। और पूरे साल हमने उसको लेट आउट रखा। अगला 1/3 पोर्शन हमने खुद के रहने के लिए यूज किया, हम उसमें रहे। बचा हुआ भी 1/3 पोर्शन ही रहेगा, उसको हमने क्या किया, बिजनेस में यूज कर लिया, ठीक है। अब इसके 3 यूज हो गए, तो इन तीनों यूज में हम सवाल को कैसे सोल्व करेंगे ये हमें समझना है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें स्टैंडर्ड रेंट गिवन है। जब स्टैंडर्ड रेंट गिवन होता है तो रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो हाउस बी के हमने 3 यूज किए। फर्स्ट, लेट आउट 1/3 पोर्शन, ठीक है। सेकंड, सेल्फ ऑक्यूपाइड 1/3 पोर्शन, और जो थर्ड पोर्शन है वो आपने बिजनेस में यूज किया। वन थर्ड यूज्ड इन बिजनेस। अभी जो आपने लेट आउट किया है 1/3 पोर्शन, उसकी वैल्यू आप करिए। तो इसमें सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करोगे। तो इसमें आपका वर्किंग नोट जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए।
GAV एसर्टेन करना है आपको, और रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है। तो यहां पर आपका जो 45,000 म्यूनिसिपल वैल्यू है, अच्छा रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है तो कैसे करते हैं, MV और FR का क्या लेंगे, हायर, और SR हम एज इट इज ले लेंगे। इन दोनों में क्या लेंगे, कम, और उसको कैसे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट से। इन दोनों में क्या लेंगे, हायर, क्या हो जाएगा वो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है जी, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है, ध्यान से समझना। 1/3 पोर्शन लेट आउट किया है, तो ये वैल्यूएशन है ना, ये पूरे मकान की है, आपको इसको 1/3 करना पड़ेगा। यस, MV को भी, FR को भी, SR को भी। क्लियर, यस, जितना पोर्शन आपने किराए पर उठाया उसको करना पड़ेगा। तो 45,000 म्यूनिसिपल वैल्यू है, उसका 1/3 मेरा कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। ठीक है, फेयर रेंट है हमारा 50,000, इसका 1/3 हो जाएगा 16,667। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 65,000, इसका 1/3 हो जाएगा 21,667। क्लियर। फिर इसके बाद इन दोनों में हायर कितना बैठा, 16,667, और ये एज इट इज कितना बैठा, 21,667। इन दोनों में कम 16,667, और एक्चुअल रेंट कितना था मेरा, मैंने जो किराया बैठाया से 3,000 रुपये महीने के हिसाब से। इसका 1/3 मत कर देना, ये तो 1/3 पोर्शन को इसी रेट पे एक्चुअली आपने लेट आउट किया है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 3,000 रुपये महीने के हिसाब से, 12 महीने का 36,000। तो वो लीस्ट अमाउंट और 36,000 दोनों में हायर कितना हुआ, 36,000, ये मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिए कि इसकी मुझे इनकम अलग निकालनी पड़ेगी। इस 1/3 पोर्शन की GAV कितनी आ गई मेरी, 36,000। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स जो मैंने पे किया है इस मकान का 10% है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, 45,000, जिसका 10% में पे करूंगा कितना आएगा, 4,500। क्लियर। तो उस 4,500 पूरे मकान के म्यूनिसिपल टैक्स को भी मुझे 1/3 करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट, तो कितना आ जाएगा, 1,500। 1,500, तो कितना बचेगा वो, 34,500। ये क्या आ गई, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से मुझे क्या लेस करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। तो 34,500 का 30% कितना हुआ, 10,350। लेस कर दीजिए, 24,150। राइट, तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई, 1/3 पोर्शन जो आपने लेट आउट किया। और देख लो एक बारी, जो भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम निकाल रहे हैं, मकान की जो भी वैल्यूज हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वगैरह, इनको प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं, 1/3 लिख रहे हैं। 1/3 म्यूनिसिपल वैल्यू, 1/3 फेयर रेंट, 1/3 स्टैंडर्ड रेंट। इन दोनों का हायर ये एज इट इज, इन दोनों में कम 16,667, और उसको एक्चुअल रेंट जो भी आपका 1/3 पोर्शन का ऐसे कंपेयर किया, हायर वैल्यू GAV हो गई। फिर उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स घटाया 1/3 पोर्शन का, नेट एनुअल वैल्यू निकाला, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाया, टैक्सेबल इनकम। अब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है आपका 1/3 पोर्शन, उसकी नेट एनुअल वैल्यू क्या हुई, नील। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई है ही नहीं, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन कोई है ही नहीं, होता तो लेस कर देते। यहाँ पर टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, नील। और अगर आप बिजनेस में यूज करते हो मकान को या उसके पोर्शन को, तो वो टैक्सेबल इनकम भी क्या होती है, नील। अगर मुझसे पूछा जाए कि पूरी टैक्सेबल इनकम दोनों मकानों की बताओ, वो दोनों मकान एक ही आदमी के हैं, क्लियर, तो फिर मैं क्या करूंगा कि टोटल टैक्सेबल इनकम निकालूंगा, टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ बोथ द हाउसेस, बोथ द हाउसेस।
तो हाउस ए से इनकी इनकम आ गई थी 33,600 प्लस हाउस बी में 1/3 पोर्शन जो लेट आउट किया उससे इनकी इनकम आ गई थी 24,150 और जो अगला 1/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड किया उसकी वैल्यू नील थी और अगला पोर्शन जो आपका बिजनेस में यूज किया दैट इज ऑल्सो नील। इसको मैं ऐड कर दूंगा 33,600 प्लस 24,150 33,600 57,750 क्लियर। मैंने इसमें केवल नेट एनुअल वैल्यू नहीं सिखाई, मैंने ना थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी समझा दिया आपको। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का हाउस प्रॉपर्टी का चार्ट हम वेरी फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए, उसमें से लोकल टैक्सेस घटाएंगे, नेट एनुअल वैल्यू निकलेगी। उसमें दो डिडक्शन है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो हम 30% नेट एनुअल वैल्यू का लेस करेंगे और दूसरी है इंटरेस्ट ऑन लोन की। ठीक है, तो इस सवाल में हमने आपका जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी कवर कर लिया और इसके साथ हमने कवर किया कि दो सिचुएशन में अगर आप मकान को किराए पर उठाते हो, मतलब पूरे साल के लिए नहीं उठाते हो, साल के कुछ ड्यूरेशन के लिए उठाते हो, 12 महीने से कम टाइम मतलब 2 महीने 3 महीने के लिए किराए पर उठाते हो, तो जितने भी रेंट आपके पास उस 2-3 महीने का आया उसको आप एक्चुअल रेंट में यूज करोगे और उसको पूरे को लेट आउट मानोगे पूरे साल के लिए। मकान को पूरे साल के लिए लेट आउट मानोगे का मतलब ये नहीं है कि उसमें पूरे साल का रेंट लिखोगे, एक्चुअल रेंट जितना रिसीव हुआ दैट शैल बी रिकॉर्डेड, है ना। बचे हुए टाइम पीरियड में चाहे आप उसमें बिजनेस कर रहे हो चाहे आप खुद रहने के लिए यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लेट आउट सोल्व किया जाएगा। इज दैट ओके? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, हाउस ए, राइट। हाउस बी में हमने आपको ये समझा दिया जो हमारे सेकंड लॉजिक को कवर करना था कि हम हाउस प्रॉपर्टी में डिफरेंट पोर्शंस हैं रेजिडेंशियल, जिनको हम जिसमें से कोई पोर्शन हम रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं और दूसरा कोई पोर्शन हम किराए पर उठा रहे हैं और रिमेनिंग पार्ट में बिजनेस कर रहे हैं। तो आप दो पर्पस के लिए यूज़ करें या केवल एक पर्पस के लिए, राइट, तो उस हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। बस ये कि अगर आप डिफरेंट पोर्शंस हाउस प्रॉपर्टी की यूज़ करोगे तो लेट आउट की इनकम कैलकुलेट करते समय जो भी उनके मकान की पूरी वैल्यू है उसको आप प्रोपोर्शनेट कर लोगे। क्या कर लोगे? प्रोपोर्शनेट कर लोगे यूज। ठीक है, ये हमारा तरीका है इसका पूरा। तो इसको यहां तक करो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो डिडक्शंस का होगा, राइट। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कवर कर चुके हैं हम, ठीक है। दो डिडक्शन होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड तो कवर कर चुके, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन कवर करेंगे इन डिटेल। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।